Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 9, The Early Mughals. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हुमायूं। तो बेटा हुमायूं कौन थे? ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन थे। तो जब बाबर की डेथ हो जाती है, कब डेथ होती है बाबर की? 1530 सीई में बाबर की डेथ हो जाती है 1530 सीई में। तो जो हुमायूं होते हैं वो बाबर की जगह ले लेते हैं। मतलब अब थ्रोन किसके पास आएगा? हुमायूं के पास आएगा। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर। बेटा इस टाइम में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जब हुमायूं को ताज मिला, जब हुमायूं राजा बनेंगे, तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी इंडिया की वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाबर जिस एरिया को कनकर किया था उसे कंसोलिडेट नहीं कर पाया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? एक जैसे रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, थोड़ा सिटीजन्स, मतलब सिटीजन तो उस टाइम होता ही नहीं थे। आप अपने लोगों को समझो, प्रजा को अपनी बातें समझाओ, वो सब तो कुछ बाबर कर ही नहीं पाए थे। बट आप सिटीजन क्यों नहीं थे? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तक हम मॉनर्की के अंडर रहते हैं तो हम सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम डेमोक्रेसी में आते हैं तब हम सिटीजन बनते हैं। तो डेमोक्रेसी इसलिए तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है क्योंकि वहाँ पर हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है। हम सब्जेक्ट से क्या बन जाते हैं बेटा? सिटीजन। हाँ, तो बाबर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाता है ना, लोगों को प्रॉपर अपने सारी चीज़ें दे पाता, वो कर ही नहीं पाया और उसकी डेथ हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन रहती है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहती है जब हुमायूं को ताज मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा हुमायूं के रास्तों की अड़चनों को, अटकलों को। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स थे हुमायूं के रास्ते में, क्या क्या रुकावटें थी, क्या किस तरीके से हुमायूं का जो सफ़र था वो मुश्किल होने वाला था। हुमायूं ने एक लूजली निट किंगडम को इनहेरिट किया था। लूजली निट क्यों बोला? क्योंकि कंसोलिडेट हुआ ही नहीं था ना एम्पायर। बस बाबर ने कंट्रोल किया, अपने रूल्स रेगुलेशन, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिसी चला पाता, उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई। इसीलिए कहा है लूजली निट किंगडम था। ठीक है, जहाँ पर उससे अपने बहुत सारे राइवल्स को फेस करना था। ठीक है, बहुत सारे राइवल्स को फेस करना है। किंगडम में स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकली सब कुछ डगमगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में बनते हैं हमारे हुमायूं राजा। हुमायूं को जो नॉबल्स थे वो उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे जितना उसके फादर को करते थे। तो हुमायूं को उसके खुद के जो नॉबल थे वो भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब उसके जो कोर्ट पर्सन थे वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। ठीक है, अब उसे अफ़गान्स के साथ भी डील करना है, ईस्ट में और वेस्ट में, जो कि बहुत डेंजरस है। और अफ़गान रिबेल्स में से सबसे डेंजर है शेर खान। फिर से ध्यान से सुनो कि भाई जो नोबेलिटी है उसे जितना रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए उतना वो नहीं कर रही है। आपके पापा को करती थी पर आपको नहीं कर रही है। फिर आपको अफ़गान के साथ डील करना है, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। और अफ़गान सच में डेंजर है और उन सब में जो सबसे बड़ा डेंजर है वो है शेर खान। ठीक है, अगर हम तैमूराइड ट्रेडिशन की बात करें, तैमूरिड ट्रेडिशन की बात करें, तो हुमायूं को अपनी पावर को शेयर करना था अपने ब्रदर्स के साथ। तो बेटा वहाँ पर भी उसको अपने ब्रदर्स के साथ हॉस्टिलिटीज़ को ही झेलना पड़ता है। ठीक है, अस्कारी, हिंदाल, कामरान, ये लोग भी हुमायूं को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भाई किंगडम में हमें क्यों नहीं, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला, हम क्यों नहीं किंग बन गए। और कहीं ना कहीं ये जो ब्रदर्स थे इन्हें खड़ा तो हुमायूं के साथ रहना था पर ये अफ़गान्स के साथ जाकर मिल गए। एक और थ्रेट था हुमायूं को, वो ये था कि जो बहादुर शाह थे, जो गुजरात के रूलर थे, उन्होंने भी कोशिश की थी दिल्ली के थ्रोन को जीतने की। मतलब दबी छुपी इच्छा उनकी भी थी कि भाई दिल्ली मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना यार कि जो दिल्ली पे रूल कर रहा है मतलब वो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा है, ऐसी थिंकिंग बहुत पहले से ही थी। तो गुजरात के जो रूलर थे जिनका नाम था बहादुर शाह, वो दिल्ली के थ्रोन को असेंड करना चाहते थे, दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। तो हुमायूं के लिए एक खतरा ये भी था। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कैंपेन अगेंस्ट शेर खान। शेर खान के अगेंस्ट में हुमायूं ने क्या कैंपेन्स किए। तो बेटा जो अफ़गान्स थे बिहार के, वो किसकी लीडरशिप में काम कर रहे थे? शेर खान सूरी। शेर खान सूरी की लीडरशिप में काम कर रहे थे बिहार के अफ़गान्स। और
इन्होंने कैप्चर किया था गौर को। गौर क्या है बेटा? तो गौर है कैपिटल ऑफ बंगाल। बंगाल की कैपिटल गौर को कैप्चर किया था शेर खां सूरी की लीडरशिप में बिहार के अफगान्स ने। दे बी सीज्ड महमूद शाह, जो रूलर थे बंगाल के रूलर महमूद शाह को बी सीज कर लिया था। बेसीज का मतलब क्या होता है? जब आर्मी चारों तरफ से आपको घेर ले, सराउंडेड बाय आर्मी, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बीसीज। तो महमूद शाह को इन्होंने सरेंडर करा लिया। अब हुमायूं को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई कैसे आप महमूद शाह को बीसीज कर सकते हो, उसके एरिया में अपनी आर्मी ले जा सकते हो, तो गलत है। तो हुमायूं गया और उसने बंगाल के रूलर को हेल्प करने का सोचा। हुमायूं वेंट टू एड ऑफ बंगाल रूलर। उन्होंने सोचा कि मुझे बंगाल के रूलर की हेल्प करनी चाहिए, और वो जाते हैं। पर उन्हें किसको कैप्चर करना चाहिए था? गौर को कैप्चर करना चाहिए था, है ना, क्योंकि गौर ही तो बिहार के अफगान्स ने ले लिया है। किससे? महमूद शाह से। पर यहाँ पे हुमायूं अपना चलाते हैं उल्टा दिमाग, और वो रिकैप्चर गौर को नहीं करते हैं, पर किसको कर लेते हैं? चुनार के फोर्ट को। अब चुनार का जो फोर्ट है उससे पहले शेर खां ने ले लिया था। मेरी बात सुनो, सपोज करो यहाँ पर एक फोर्ट है जो अभी अभी महमूद शाह से आपने लिया है, एक फोर्ट जो आप पहले ले चुके हो, तो तुम्हें इमीडिएट हेल्प इसकी करनी चाहिए थी ना हुमायूं को। पर हुमायूं पहले इसे कैप्चर करता है, रिकैप्चर करता है, क्योंकि शेर खान ने पहले उससे ये भी ले लिया था। अब बेटा ये जो गलत स्ट्रेटजी थी किसकी? हुमायूं की। उसने शेर खां को अच्छा खासा टाइम दे दिया, और शेर खां बराबर प्रिपेयर कर पाए किसके लिए? हुमायूं के लिए। फिर से ध्यान से सुनो, अगर ये सीधे कहाँ चले जाते? गौर चले जाते और गौर पे अटैक कर देते, तो हो सकता है हुमायूं के जीतने के चांसेस बढ़ जाते। पर यहाँ पर हुमायूं से हुई एक गलती कि वो गौर की जगह चुनार फोर्ट पे अपनी हिम्मत मेहनत लगाता है, और इस बीच शेर खां फिर से अच्छी तरह रेडी हो जाता है हुमायूं से लड़ने के लिए। उसे बहुत बढ़िया टाइम मिल जाता है। शेर खां एस्टेब्लिश कर लेता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बंगाल पे भी और बिहार पे भी। अब बिहार बंगाल दोनों ही टेरिटरी किसके पास है? शेर खां के पास है। जैसे ही चुनार फोर्ट उसे मिलता है, उसके बाद ही 6 महीने में हुमायूं को उसको छोड़ना पड़ता है। एक तो देखो एरिया बहुत बड़ा है, आपने अगर इधर चुनार का फोर्ट कैप्चर किया और अब आपकी किंगडम यहाँ पर है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप दोनों जगह को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाओगे, है ना। तो विद इन 6 मंथ ही हमारे हुमायूं को अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्या? चुनार का फोर्ट। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गया था। कहाँ पर? वेस्ट में। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कहाँ पर थे बहादुर शाह? गुजरात में। तो गुजरात से अच्छी खासी चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। कौन? बहादुर शाह। किसको? हुमायूं को। तो हुमायूं को चुनार का फोर्ट 6 महीने के अंदर ही छोड़ना पड़ा। मतलब अब इनके हाथ कुछ नहीं आया, ना गौर आया, ना चुनार रहा। नाउ कैंपेन अगेंस्ट गुजरात एंड मालवा। बेटा बहादुर शाह चाहते थे कि वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करें। किसको ऑक्यूपाई कर लें? मालवा को ऑक्यूपाई कर लें। बहादुर शाह को ये लग रहा है कि वो अब अपने एम्पायर को एक्सटेंड करें और गुजरात से कहाँ भी आ जाए, मालवा में भी आ जाए। पर हुमायूं ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हुमायूं ने कैंपेन किया बहादुर शाह के अगेंस्ट में। पर बहादुर शाह रेसिस्टेंस नहीं दे पाए, वो प्रॉपर लड़ नहीं पाए किससे? हुमायूं से, और भाग खड़े हुए। मतलब बहादुर शाह पहले खुद ही सोचे थे मैं मालवा को भी कैप्चर कर लेता हूँ, जैसे ही हुमायूं ने कैंपेन किया वो खुद ही भाग गए बिना किसी लड़ाई के। नाउ लॉस ऑफ गुजरात। अब देखो फिर से क्या होता है? लॉस ऑफ गुजरात। अब कैसे होता है वो जरा ध्यान से समझना। शेर खां एडवांटेज इस बात का लेते हैं कि हुमायूं जो है वो अब आगरा में है ही नहीं, है ना, क्योंकि उसका ध्यान तो कहाँ लगा हुआ है? उसका ध्यान तो गुजरात की तरफ है। तो वो अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं बिहार और बंगाल में। जैसे ही हुमायूं को ये पता चलता है कि अरे यार मैं आगरा से दूर हूँ, मैं गुजरात में बिजी हूँ, तो इसने बंगाल और बिहार पे तो और ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड ले लिया है। तो हुमायूं सब कुछ छोड़ छाड़ के है ना, सोचते हैं कि अब मुझे शेर खां को इन्वेट करना चाहिए, तो बंगाल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो गुजरात छोड़ते हैं और बंगाल की तरफ भागते हैं, बहादुर शाह इस बात का एडवांटेज ले लेता है और वो गुजरात और मालवा को रिकैप्चर कर लेता है। समझ रहे हो? पहले गुजरात के राजा ने सोचा कि मुझे मालवा भी चाहिए, वो मालवा की तरफ बढ़ा, ये आगरा से पहुँचे और इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब इन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक कोई मजबूत खिलाड़ी है जो हर चीज़ पे अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, ये गुजरात छोड़कर भागे यहाँ पर,
इतने में यहाँ का रूलर वापस आ गया और वापस से उसने गुजरात को भी और मालवा को भी कैप्चर कर लिया। क्या कहानी समझ में आई? शेर खां ने बहुत बढ़िया एडवांटेज उठाया हुमायूं के एब्सेंस का कि भाई आगरा में तो हुमायूं है ही नहीं, चलो मैं बढ़िया से मजबूत हो जाता हूँ बिहार और बंगाल में। अब हुमायूं को जैसी खबर लगी कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा है, उसने गुजरात को छोड़ा और भागा बंगाल की तरफ। बहादुर शाह ने फिर से एडवांटेज लिया, अच्छा आप उधर जा रहे हैं बंगाल की तरफ, जाओ जाओ जाओ, मैं अपना गुजरात और मालवा वापस ले लूँगा। ऐसे होता है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा बेटा, जो शेर खां थे और हुमायूं थे ये मिलते हैं और होता है बैटल ऑफ चौसा कब? 1539 में। यहाँ पर हुमायूं की फोर्सेस को बुरी तरह हार मिलती है, ठीक है, और वो भाग जाते हैं, ठीक है, गंगा रिवर में जंप करते हैं और फिर भाग जाते हैं। और जो शेर खां होते हैं वो शेरशाह सूरी का टाइटल ले लेते हैं। मतलब अब दिल्ली आगरा किसके कंट्रोल में आ गया? शेरशाह सूरी के कंट्रोल में। बेटा समझ में आ गया कि शेर खां सूरी और हुमायूं की लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ चौसा। कब होती है? 1539 में, ठीक है। चौसा में बैटल होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में, जिसमें हुमायूं की बुरी तरीके से हार होती है। राउटेड का मतलब होता है बुरी तरह हार जाना। और जो मुगल एम्परर होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, रिवर गंगा में जंप कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं। शेर खां टाइटल ले लेते हैं शेरशाह सूरी का। बैटल ऑफ कन्नौज पढ़ेंगे अब हम। बैटल ऑफ कन्नौज, तो बेटा जो फाइनल बैटल था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। कहाँ पर? कन्नौज में, है ना, गंगा रिवर के किनारे। कब हुआ? 1540 में। शेर शाह यहाँ पर भी जीत जाते हैं। शेर शाह और हुमायूं एक बार फिर से लड़ते हैं कन्नौज में, है ना। जो कन्नौज कहाँ पर है? गंगा रिवर के किनारे ही है। और यहाँ पर फिर शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। अफगान पावर एक बार फिर विजयी होती है और यहाँ से रास्ता खुल जाता है अब फिर इंडिया के ऊपर अफगान एम्पायर होगा, ठीक है। इंडिया अंडर शेर शाह एंड ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। अब दिल्ली और आगरा का मास्टर बन जाते हैं शेर शाह। अफगान एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है सेकेंड टाइम। ये वॉर कहाँ हो रही होती है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर? एक रिवर गंगा के किनारे पर है। कौन कौन लड़ रहे हैं? शेर शाह और हुमायूं। कब लड़ रहे हैं? 1540 में। हारते कौन है? हुमायूं। जीतते कौन है? शेर शाह। नाउ हुमायूं इन एग्जाइल। अब हुमायूं एग्जाइल में, एग्जाइल का मतलब क्या? मतलब देश से निकले हुए हैं, देश में तो नहीं है। हुमायूं ने नेक्स्ट 15 ईयर्स एग्जाइल में गुजारे। मतलब जहाँ रूल कर रहे थे अब वो वहाँ नहीं है, कहीं पर और है। और अब वो अलाइज को सर्च कर रहे हैं। अलाइज मतलब उनके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई तो उन्हें हेल्प कर दे जिससे वो अपने किंगडम को रीगेन कर पाएँ। उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है, अपने भाइयों से भी हेल्प नहीं मिलती है और वो इंडिया लेफ्ट कर देते हैं 1544 में। अब वो रिफ्यूज में रह रहे होते हैं। कहाँ पर? पर्शिया में, सफाविद कोर्ट में, पर्शिया में वो रह रहे होते हैं। ये वो पीरियड होता है बेटा जब हुमायूं की जो वाइफ है हामिदा बानो, वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है जिसका नाम होता है अकबर। कब देती है? 1542। मतलब यहाँ पर हुमायूं का बेटा भी हो गया है। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। हमीदा बानो उनकी वाइफ थी ना। और हुमायूं कहाँ पर है? सफाविद कोर्ट में रिफ्यूज में है बेचारे, अभी तो भटक ही रहे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रीगेनिंग लॉस्ट एम्पायर। मतलब जो साम्राज्य उनसे छीन लिया गया था वो उसे वापस कैसे लेते हैं? कौन? हुमायूं। तो बेटा अब हमारे जो हुमायूं होंगे वो पर्शियन किंग शाह तमश्फ की हेल्प लेंगे। और पहले हुमायूं काबुल और कांधार को कनकर करेंगे, अपने भाइयों को हरा देंगे। कामरान जो रूल कर रहा था इन एरियाज पे, ठीक है, किसको हराया? कामरान को हराया, जो कहाँ पर रूल कर रहा था? काबुल और कांधार। और काबुल और कांधार को हुमायूं ने अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब जीत लिया। बेटा अब हुमायूं ने सबसे बड़ा काम किया, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, ठीक है। अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। किसने? हुमायूं ने। उसने काबुल और कांधार किससे जीते? अपने भाई कामरान से, जो यहाँ पर पहले से कंट्रोल कर रहा था। कामरान वॉज ब्लाइंडेड एंड सेंट टू मक्का। कामरान को अंधा कर दिया और उसे कहाँ भेज दिया? मक्का भेज दिया। देखो ऐसी होती है एम्पायर, अपने ही भाई को अंधा कर कर मक्का भेज दिया। फिर डेथ हो जाती है शेर शाह की 1545 में। हुमायूं दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। बेटा देखो मतलब जीते जीत तो शेर शाह को वो हरा नहीं पाए, है ना। शेर शाह जीता रहा जब तक
हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई कि वो दिल्ली की तरफ देखे। पर जैसे ही शेर शाह की डेथ होती है 1545 में, हुमायूं दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, आगरा को कैप्चर करके मुग़ल रूल को वापस से रीएस्टेब्लिश कर देते हैं 1555 में। हुमायूं बहुत कम टाइम रूल कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका आधा जीवन तो कॉन्क्वेस्ट में, कंसोलिडेशन में ही निकल जाता है। तो वो प्रॉपर कॉन्क्वेस्ट कर पाते हैं और ना ही तो प्रॉपर कंसोलिडेशन का काम कर पाते हैं, ठीक है। 1555 में वापस से रिकैप्चर तो कर लिया दिल्ली और आगरा को, पर अभी भी ना ही तो वो कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट कर पाए, ना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर पाए। अब उनकी डेथ हो जाती है 1556 में। बेचारा क्या करता, एक साल में क्या ही हो पाता, ना ही तो जीत पूरी हो पाती, ना ही तो अपने आप को मजबूती से उस एरिया में रख पाता। बेटा ये एक्सीडेंटली गिर गया था लाइब्रेरी, मतलब जो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ होती वहाँ से गिर गया था और इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। क्लियर है। तो हुमायूं अपने सेकेंड टर्म में भी कंसोलिडेशन कॉन्क्वेस्ट के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नाउ हुमायूं एज अ रूलर। हुमायूं ने बहुत बड़ी एम्पायर को लिया था लेगेसी में, मतलब उनके पापा एक अच्छा खासा बड़ा एम्पायर उन्हें दे के गए थे, ठीक है, पर वो ना ही तो रिटेन कर पाया उसको, ना ही तो कंसोलिडेट कर पाया अपनी पोजीशन को, ना ही तो जीत पाया, मतलब रिटेन कर पाया, रख पाया, ना ही तो कंसोलिडेट कर पाया, अपने आप को मजबूती से उस जगह रख भी नहीं पाया, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। और उसने ना ही तो कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी डेवलप की, है ना, कि भाई चलो अब ये सब मेरा, मैं इसको प्रॉपर संभालूंगा, इसके लिए मैं ये प्लान बनाता हूँ, ये पॉलिसी बनाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और शेर शाह को वो सब कुछ हार गया, पूरी टेरिटरीज किसको देनी पड़ी? उसको, शेर शाह को देनी पड़ी। अगर हम हुमायूं को उसके पापा से कंपेयर करें तो पापा से के कंपैरिजन में बहुत ही वीक रूलर थे हुमायूं। मिलिट्री जीनियस नहीं थी उनके अंदर, वो फोरसाइट ने दूरदर्शिता नहीं थी उनके अंदर जो बाबर के अंदर थी। तो ना ही तो फोरसाइट थी, ना ही तो मिलिट्री जीनियस थी। तो हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि हुमायूं एक वीक रूलर थे एज कम्पेयर टू हिज फादर। हाउएवर इन्होंने दिल्ली को, आगरा को रीगेन कर लिया, ठीक है, और अपने बच्चे के लिए कंसोलिडेशन का जॉब छोड़ा। अकबर से कहा कि कंसोलिडेट तुम करना, मैंने रीगेन कर लिया है, ठीक है। इनकी जो मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस थे देयरफॉर कैन नॉट बी कम्प्लीटली ओवरलुक्ड ईदर। ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना, ये भी गलत होगा। इनके जो मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन थे आप उसको पूरी तरह ओवरलुक भी नहीं कर सकते। he is also criticized by historians। बेटा हिस्टोरियंस भी हुमायूं को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर लविंग नेचर का था। भाई 2-4 लोग उसकी सेवा में लगे रहें, एक उसे क्रैब्स खिलाए, दूसरा उसे मदिरा पान कराए, मतलब ऑल इन ऑल प्लेजर लविंग इंसान था। ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह उसे आती नहीं थी, मिलिट्री जीनियस भी नहीं था, पर वो बहुत काइंड था अपने ब्रदर्स के टूवर्ड्स, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। So students, I'm Anita Sidhu here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.